हेलो दोस्तों। इससे पहले हम साथ में पढ़ना शुरू करें, मैं अपने बारे में बता देना चाहता हूँ आपको। मेरा छोटा सा परिचय है। मेरा नाम अमन तिवारी है और फिलहाल अभी मैं एनआईटी राउरकेला से सिविल इंजीनियरिंग में बीटेक कर रहा हूँ। और मैं आपको इस पूरी होल ड्यूरेशन पे सोशल स्टडीज़ पढ़ाने वाला हूँ। तो मैं सोचता हूँ मैं अपना बेस्ट करूँगा और आपसे भी एक्सपेक्टेशंस रखूँगा कि आप भी बेस्ट करें। और हम बहुत सारा इन्जॉय भी करने वाले हैं इस होल स्टडी की ड्यूरेशन पे। तो हम आज जनरली क्या करने वाले हैं, आज हमने एक हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर लिया है जो कि है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। वो अच्छे से डिटेल में डिस्कस करके कंप्लीट करेंगे। और इसको हमने हर एक चैप्टर को एक डेफिनेट सीरीज़ में डिवाइड किया हुआ है। जैसे एक चैप्टर पे कितने स्टेप्स में हमें कंप्लीट करना है वैसे भी है। तो आप बिल्कुल भी फोकस होके पढ़ सकते हैं और बिल्कुल भी टेंशन ना लें कि क्या आप हैंडल कर पाएंगे, कि आपको समझ में आएगा नहीं आएगा, कैसे नोट्स प्रिपेयर करने हैं। आपको बिल्कुल सारी गाइडेंस मिलेगी। तो आप बिल्कुल बेफिक्र होकर हमारे साथ बस पेशेंसली लिखते जाइए जो हम बोलते जाएं और ध्यान से बस सुनते जाइए। तो हम अब शुरू करते हैं। तो हमारे पास है हिस्ट्री का सबसे पहला चैप्टर ऑफ क्लास 10 सीबीएसई, दैट इज़ द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो चलिए बढ़ते हैं इस पे आगे। तो तो ये इस चैप्टर की सबसे पहली इमेज है। इससे आप क्या, इस पिक्चर को देख के आप क्या समझते हैं, आप क्या एक्सप्लेन कर सकते हैं इस पिक्चर को देख के। ये एक फ्रेंच थे, एक आर्टिस्ट जिन्होंने ये बनाई, उनका नाम था फ्रेडरिक सोर्यू। 1848 में इन्होंने ये पिक्चर बनाई। तो ये पिक्चर ऐसे ही नहीं बनी है, उन्होंने ऐसी 4 पेंटिंग्स बनाई है। उनमें से सिर्फ पहली पेंटिंग है जो आप अभी देख रहे हैं। और उन्होंने ऐसा हुआ है, ऐसा कुछ सोच के नहीं, ऐसा होने वाला एक अपनी इमेजिनरी विज़न से सोच के ये इमेज ड्रॉ की है, जिससे उन्होंने बहुत कुछ इलाबोरेट करने की कोशिश की है। आप इससे क्या देख के बता सकते हैं कि आपको क्या क्या समझ में आ रहा है? थोड़ा आप दिमाग लगाइए। बहुत डिटेल्ड चीज़ें दी हुई हैं, आप थोड़ा फोकस होकर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो मैं शुरू करूँ तो आप सबसे पहले देखिए, आपको जो ये इमेज दिख रही है एक, ये लेडी, आप इसको क्या समझ में आता है? आप इससे क्या समझते हैं? तो आपने समझ लिया हो जो भी, तो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें। तो जैसे आपने देखा, ये इमेज है एक लेडी की। उन्होंने इस साइड पे ये जो हाथ पे ले रखा है, ये क्या है? ये एक टॉर्च है। और उनका एक दूसरा हाथ है जिस पे उन्होंने एक चार्टर पकड़ा हुआ। वो किसका चार्टर है? वो एक्चुअली ह्यूमन राइट्स का चार्टर है। ठीक है, तो आप समझ रहे हैं, वो एक टॉर्च है और वो एक हाथ है। और इस होल पिक्चर में इस स्टैचू के सामने जो लोग निकलते हुए जा रहे हैं इस पूरी कतार पे, आप उनके फ्लैग्स देखो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि सारे एक ही कम्युनिटी के लोग हों या फिर एक ही कंट्री के लोग हों, ऐसा बिल्कुल नहीं। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं वो फ्लैग्स अलग अलग हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हर एक कंट्री के लोग हैं। दुनिया में इतनी सारी कंट्रीज हैं, वहाँ के जो लोग हैं सब इस स्टैचू के सामने से गुजर रहे हैं। और ये कोई ऐसी वैसी स्टैचू नहीं है, इसे कहते हैं स्टैचू ऑफ लिबर्टी। स्टैचू ऑफ लिबर्टी, लिबर्टी का मतलब होता है फ्रीडम। वो इसके सामने से गुजर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अब वो अपनी ओल्ड लाइफ, जैसे उन्होंने किसी के अंडर गुजारी, जैसे पिछले टाइम पे किंग्स होते थे, उनकी प्रजा होती थी, वो उसके अंदर रह के अपनी लाइफ सर्वाइव करके निकल जाते थे। पर ऐसा नहीं है। अब क्या है, अब वो डेमोक्रेसी की तरफ मूव कर रहे हैं, फ्रीली। और जो आप उसके सामने यहाँ पे देख रहे हैं, ये क्या है? ये आप देख सकते हैं, ये है सैटर्ड रिमेन्स। किसके? क्राउन्स हैं, थ्रोन्स, क्लोथ्स। ये क्या बता रहे हैं आपको? ये ये बता रहे हैं कि जब लोग फ्रीडम डेमोक्रेसी की तरफ जा रहे हैं, तब वो जो चीज़ों का सामना कर रहे हैं, जैसे अब उनके सामने क्या आता है, किंग आता है, उसका रूल आता है, उसको डिस्ट्रॉय करके फ्रीडम की तरफ जा रहे हैं। तो ये इम्प्लीमेंट करके दिखाना चाह रहे हैं कि ये इंडिकेट कर रहे हैं कि लोगों ने जो राजाओं की शासन
उसके खिलाफ जाके उसे तहस नहस करके अपनी लाइफ के लिए फ्रीडम की तरफ मूव करी, और इनको पीछे छोड़ के, मतलब बिना उसके लिए बिना बिना किसी राजा की दबाव पे आके उन्होंने स्ट्रगल किया, बहुत चीज़ें करी। उसके बावजूद उन्होंने जो किंग के डोमिनेशंस थे उसको डिस्ट्रॉय करके अपनी लाइफ फ्रीडम की तरफ गए। और ये जो आप देख रहे हैं उसको, और ये होल इमेज क्या डिपिक्ट कर रही है, वो ये डिपिक्ट कर रहे हैं कि जो लोग हैं वर्ल्ड वाइड वो स्टैचू ऑफ लिबर्टी के सामने से मूव कर रहे हैं, मतलब वो फ्रीडम की तरफ जा रहे हैं। और जो किंग रूल है उसको सरपास करके, उसको छोड़ के, उसे डिस्ट्रॉय करके फ्रीडम की तरफ जा रहे हैं। और उसको देख के जो आप ऊपर एक गॉडेस गॉड देख रहे हैं, वो देख के खुश हो रहे हैं और ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। तो ये एक होल इमेजिनरी व्यू था फ्रेंच आर्टिस्ट का, जिसका नाम था फ्रेडरिक सोर्यू। और चलिए अभी आपको दिखाते हैं कि ये एक्चुअली में क्या था इमेज में। हाँ, तो ये एक ड्रीम था जो विजुअलाइज करने की कोशिश की गई थी फ्रेंच आर्टिस्ट फ्रेडरिक शोर्यू द्वारा। तो क्या था, द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स। तो ये देखिए, द फर्स्ट प्रिंट ऑफ द सीरीज शोज हाउ द पीपल ऑफ यूरोप एंड अमेरिका, मैन एंड वुमेन ऑफ ऑल एजेस एंड सोशल क्लासेस, मार्चिंग इन अ लॉन्ग ट्रेन एंड ऑफरिंग होमेज टू द स्टैचू ऑफ लिबर्टी एज दे पास बाइट। कह रहे हैं कि जैसे ही ये अमेरिका, मैन, वुमेन, अमेरिका यूरोप के लोग थे, मैन एंड वुमेन, और अलग अलग एजेस के, वो सारे इसके सामने से गुजरते हैं और उन्हें होमेज, मतलब श्रद्धांजलि देते हैं स्टैचू ऑफ लिबर्टी जैसे ही उसके सामने से गुजरते हैं। और वो एक हाथ में एक टॉर्च लिए हुए है, इसका मतलब वो लोगों को डायरेक्शन दिखा रही है। किसकी? कि आप इस डायरेक्शन पे, मतलब दिखा रही है कि ये एग्जिस्ट करती है फ्रीडम जिसके आप हकदार हो, और दिखाती है ये ह्यूमन राइट्स जो एक्चुअली आपके पास होने चाहिए, जो किंग रूल में आपको नहीं मिले हैं। और आप जाने कितने रूल्स रेगुलेशंस के नीचे अपनी ज़िंदगी जी रहे हो, और एक्चुअली आप, मतलब समझ रहे हो, बहुत गंदी लाइफ को रिजेंबल करने का सीन है यहाँ पे, कि आप वो जी रहे हो जबकि वो ऐसा नहीं है, आप ऐसे रह सकते हो। And earth in the foreground of image like the Saturn remains of symbols of absolutist institutions। यहाँ पे absolutist institution का मतलब ये क्या है? Autocracy means rule by single king, or you can say any person, सिंगल, और मतलब एक कोई पर्सन है जो इस पूरे उसको कंट्रोल कर रहा है, एक रीजन को, एक टेरिटरी को। वो ये बता रहा है कि एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस सैटर्ड रिमेन्स की, मतलब इन सब के जो सैटर्ड हो गए, बिखर गए, टूट टूट के, वो रिजेंबल कर रहा है। हाँ, तो जो हमारे फ्रेंच आर्टिस्ट थे फ्रेडरिक सोर्यू, उनका यूटोपियन विजन क्या था अभी देखते हैं। द पीपल ऑफ द वर्ल्ड आर ग्रुप्ड एज डिस्ट्रिक्ट नेशंस। तो आप जानते ही हैं कि आज दुनिया में है, इतनी बड़ी दुनिया है, एक है, पर ऐसा नहीं कि एक कंट्री है, डिफरेंट कंट्रीज है। तो वही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि डिस्टिंक्ट नेशंस, अलग अलग राष्ट्र आइडेंटिफाई कैसे हो रहे हैं, उनके फ्लैग्स रिजेंबल कर रहे हैं, लीडिंग टू द प्रोसेशन वे पास द स्टैचू ऑफ लिबर्टी आर द यूनाइटेड स्टेट्स एंड स्विट्जरलैंड। कह रहा है कि यूनाइटेड स्टेट्स और स्विट्जरलैंड के लोग हैं जो उस टाइम पे भी नेशन स्टेट्स थे, बट हो सकता है वहाँ के लोगों को फ्रीडम नहीं हो। नेशन स्टेट्स होना अलग बात है, फ्रीडम होना टोटली अलग बात है। जैसे आप समझो कि आप, बहुत सी कंट्रीज़ हैं, वहाँ की गवर्नमेंट है, वो गवर्नमेंट डिफाइन करता है कि क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए। दे डोंट हैव एनी डिपेंडेंसी ऑन द, कि लोग क्या सोचते हैं। गवर्नमेंट रूल लेती है, पास होता है, वो होता है। तो द फ्रांस आइडेंटिफाइबल बाय द वॉलेंटरी ट्राइकलर हैज़ जस्ट रीच द स्टैचू। तो आप समझ रहे होंगे। सी इज़ फॉलोड बाय द पीपल्स ऑफ जर्मन। उनके पीछे जर्मनी के लोग आ रहे हैं, जिनका जो है ब्लैक, रेड और गोल्ड फ्लैग है। और जो जर्मन के पीछे है वो ऑस्ट्रिया है। ये सारी चीज़ें आपको एक सीक्वेंस में चलते हुए लोग दिख रहे होंगे, जिनके हाथों में फ्लैग है। तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो उनके फ्लैग्स का कलर देख के, ठीक है। और आप देखो, फ्रॉम हेवंस एबोव, ऊपर से काइस्ट, सेंट्स एंड एंजल्स गेज अपन, वो उन पर देख रहे हैं। तो ये सब क्या सिंबलाइज कर रहे हैं कि इतने सारे नेशंस एक साथ आ रहे हैं, एक रो पे चल रहे हैं। एक एक और सेंस निकल के आता है ये फ्रैटर्निटी का। फ्रैटर्निटी मतलब होता है ब्रदरहुड, कि सब एक साथ
स्ट्रगल कर रहे हैं फ्रीडम के लिए और एक साथ मूव कर रहे हैं। हम्म, तो हम समझेंगे अगले टॉपिक पे, जो एक अच्छा टॉपिक है इस चैप्टर का, वो था राइज ऑफ नेशनलिज्म। एक्चुअली इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, ये कैसे आया, कैसे इसने अफेक्ट किया सोसाइटी को, तो हम देखेंगे। ठीक है। ये जैसे पॉलिटिकल मेंटल वर्ड ऑफ मैप में कैसे इसने चेंजेस किए वो सब देखेंगे। तो आप सबसे पहले हम चलते हैं द इमरजेंस ऑफ नेशन स्टेट इन प्लेस ऑफ मल्टीनेशनल डायनास्टिक एम्पायर ऑफ यूरोप। तो मल्टीनेशनल डायनास्टिक एम्पायर का मतलब ये होता है कि जैसे यूरोप है वो ऑलरेडी आज की डेट पे एक कॉन्टिनेंट है, वहाँ पे बहुत सारे नेशंस हैं, और वहाँ पे नेशंस थे तो वहाँ पे डायनेस्टीज भी रूल कर रही होंगी उस टाइम पे। जैसे अपनी कंट्री पे थे क्या, गुप्ता एम्पायर था, गुप्ता डायनेस्टी थी, ऐसी मुगल एम्पायर, मुगल डायनेस्टी, ऐसी ये डायनेस्टीज होती हैं। और फिर आप समझते हैं मॉडर्न स्टेट क्या होता है। एक्चुअली मॉडर्न स्टेट क्या होता है कि जैसे हमारी कंट्री का आपने मैप देखा होगा इंडिया का, तो वो बाउंड्रीज डिफाइन करता है। तो मॉडर्न स्टेट कैसे डिफाइन होता है, ज्योग्राफिकल एंड पॉलिटिकल बाउंड्रीज से। और ये जो आप देख रहे हो सिंबल मॉडर्न स्टेट से क्या जाता है, फिर वो नेशन स्टेट। नेशन स्टेट में फ़र्क आता है। नेशन स्टेट सिर्फ बाउंड्रीज ऑफ ज्योग्राफी एंड पॉलिटिकल से डिफाइन नहीं होता है। वो कैसे डिफाइन होता है, वो डिफाइन होता है जैसे एक पीपल है, ठीक है, नेशन स्टेट नेशन स्टेट सब क्या समझते हैं, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये होता है दे हैव कॉमन लैंग्वेज, कॉमन हिस्ट्री, ठीक है। ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं, जैसे कॉमन का जो उनका पास्ट होता है, उनका कल्चर होता है, जैसे ऐसे कॉमन कल्चर। तो आप ये ध्यान रखना कि नेशन स्टेट कैसे डिफाइन होता है, पॉलिटिकल और ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज तो होती हैं, पर एक्चुअली में क्या डिफाइन करता है कि वहाँ के जो लोग होते हैं वो सेम आइडेंटिटी पजेस करते हैं, उनका कॉमन हिस्ट्री है, सेम पास्ट है, उनका कल्चर भी सेम है। तो ये सारी चीज़ें मिल के एज अ होल एक नेशन स्टेट कंट्रीब्यूट करती हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। द मेजॉरिटी ऑफ इट्स सिटीजन्स एंड नॉट ओनली इट्स रूलर्स केम टू डेवलप अ सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी एंड शेयर्ड हिस्ट्री और डिस। तो यही चीज़ें हैं जो मैंने आपको अभी बताई। तो चलिए अभी आगे चलते हैं। हाँ देखिए, इसमें दिखाया गया है कि नेशन स्टेट क्या है एक्चुअली। तो नेशन स्टेट क्या है, नेशन स्टेट्स क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी। अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे हम हैं, तो हम कौन है, मैं हूँ, मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, कोई पंजाब से है, कोई राजस्थान से है, कोई केरला से। ऐसे तो करेंगे तो हमारी आइडेंटिटी डिफरेंट हो जाएंगी, पर एज अ होल एज अ नेशन स्टेट हम क्या कंट्रीब्यूट करेंगे, I am Indian. The person belonging to the Kerala is an Indian. The person belonging to the पंजाब इज एन इंडियन। तो ये एक नेशन स्टेट की फीलिंग होती है। ठीक है, दिस कॉमननेस डिड नॉट एग्जिस्ट फ्रॉम द टाइम इमेमोरियल। मतलब ये जो कॉमननेस थी पहले से नहीं थी, पहले ये सेंस नेशन स्टेट का था ही नहीं। इट वॉज फोर्स थ्रू स्ट्रगल्स थ्रू द एक्शंस ऑफ लीडर्स एंड द कॉमन पीपल। तो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि हम जब इंडिया का जो जब इंडिया आज़ाद हुआ, ब्रिटिशर्स थे, तो बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जो स्ट्रगल्स से मैं आपको बताता हूँ कि जैसे जब इंडिया फ्री हुआ ब्रिटिशर्स से, तो जो आप देखते हो जो जैसे कि जम्मू कश्मीर है, ऐसी बहुत सी एक अलग अलग स्मॉल स्मॉल टेरिटरीज हुआ करती थी जो इंडिया से अलग थी। पर हमारे बहुत से ऐसे लीडर्स रहे जिन्होंने जो जो गए, उन्होंने वहाँ के जो लीडर्स थे उनसे बात करी और एक जाके सोल्यूशन निकाला, और ये सब मिल के एक साथ आए, बहुत ही संघर्ष के साथ, बहुत ही मेहनत के साथ, तब जाके वो इंडिया से मिले और एक नेशन स्टेट, इंडिया को एक नेशन स्टेट का दर्जा मिला।
तो अभी इस सब के बाद आप समझेंगे कि तो चैप्टर की थीम क्या है, वो क्या है। तो वो थीम ऐसी है, द डाइवर्स प्रोसेसेस थ्रू विच द नेशन स्टेट्स एंड नेशनलिज्म केम इन टू बीइंग इन 19th सेंचुरी यूरोप। तो इस थीम को लेके आप ये समझेंगे जो अभी दिया हुआ है। तो चलिए हम आपको आगे बताते हैं। हाँ, तो सबसे बड़ी बात की जो हम बात कर रहे हैं नेशनलिज्म, हम बात ही क्यों कर रहे हैं? ऐसी चीज़ें तो दिमाग में आती नहीं है कि आपने सोच लिया तो एग्जिस्ट कर गई। तो इसका भी एक सेंस आया होगा ये। और इसकी बिगनिंग कब से हुई? इसकी बिगनिंग हुई, आपने सुना नहीं होगा तो बता देता हूँ। सबसे पहले जो इसका आइडिया आया ना कि नेशनलिज्म होता क्या है, वो आया फ्रेंच रेवोल्यूशन से, जो फ्रांस में हुआ था 1989 में। और और इसके जो इसके कैसे कैसे स्टेप में क्या क्या हुआ, क्या क्या चेंजेस हुए, और फाइनली क्या हुआ एट द एंड, ये सब हम इस पे पढ़ेंगे। तो जो आप समझोगे तो इसका रिजल्ट ये आएगा कि कैसे इस फ्रेंच रिवॉल्यूशन के स्टार्ट होने के बाद बाय द टाइम जो मोनार्की थी कैसे शैटर हुई, और जो एक्चुअल जो पीपल के राइट थे, जो एक्चुअली जो देश का रेगुलेशंस रूल्स जो होने चाहिए, और पीपल की भी वैल्यू होनी चाहिए, उनके पास राइट्स होने चाहिए, ये सब कैसे चेंजेस हुए और इनका एग्जिस्टेंस आया, ये सब आप पढ़ने वाले हैं हमारे साथ। तो बस देखते रहिए। हाँ, तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन कब हुआ था? फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था 1989 में। और ये डेट आप याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। डेट सबकी इंपॉर्टेंट होती है, तो आप ज़रूर याद रखें। तो आपको याद रहेगा तो आप लिखोगे अच्छा तो नंबर अच्छे आएंगे। तो बस देखते रहिए। तो नेशनलिज्म ऐसे नहीं आता है फीलिंग की बोल दिया नेशनलिज्म आ जाए। कुछ फैक्टर्स होते हैं, कुछ नहीं बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो डिफाइन करते हैं। जैसे मैं हूँ और सपोज समथिंग इज हैपनिंग सोसाइटी में, देश पे हो रहा है, देश के लिए कुछ हो रहा है, तो हमें कोई मोटिवेट करना चाहेगा ना तो हमसे बोल देगा कि हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत माता की जय, ये बोलेगा। क्यों? क्योंकि हम कनेक्ट कर पाते हैं उन सब चीज़ों से। तो ये सब क्या होता है, ये सब आइडियाज़ होते हैं जो हमें फील कराते हैं, एक हमारे अंदर सेंस डेवलप करते हैं नेशनलिज्म का। तो ऐसे ही कुछ सेंसेस डेवलप हुए किसी के थ्रू, तो अभी आपको हम बताने वाले हैं। जब ये फ्रेंच में नेशनलिज्म का कंसेप्ट आया तो इसको बढ़ावा कैसे मिला, लोगों को लगा कि यार कैसे लोगों को मोटिवेट करें, कैसे लोगों को एक्चुअली में लोगों के सेंटिमेंट्स को कनेक्ट करें। तो उन्होंने बहुत से आइडियाज़ निकाले जिसको नोशन भी कहते हैं। तो बहुत सी जगह में जैसे आइडियाज़ हैं यहाँ पे, तो इसको कहते हैं, इसको एक अलग मीनिंग है, इसको कहते हैं नोशन। आप याद रखिएगा, एग्जाम में ऐसे आ जाता है। तो ला पैत्री मतलब द फादरलैंड, मतलब लोगों को बताते हैं कि यार ये तुम्हारे पूर्वजों की ज़मीन है, ये हमारे फादरलैंड है, ये हमारी पूर्वजों की जगह है, यहाँ पे ऐसे रहते थे। और ले सिटीजन, द सिटीजन, इट्स लाइक कि जैसे मैं हूँ, मुझे किसी को मोटिवेट करना होगा दैट कोई आ रहा है बहुत इन्फ्लुएंशियल, कुछ जैसे होने वाली है, और कहने वाले आपको अपना घर छोड़ना पड़ेगा, आपको अपना फादरलैंड छोड़ना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें ना इंसान को अंदर से बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेंस प्रोवाइड करती नहीं। अपने लिए करना है, अपनी इसके लिए करना, अपनी ज़मीन के लिए करना, अपने घर के लिए करना है। तो यही चीज़ें लोगों के अंदर डाली गई इस आइडियाज़ के साथ, द ला पात्रे एंड द ले सिटोगन, कि आप यहाँ के सिटीजन हो, आप यहाँ के नागरिक हो, आपने यहाँ पे जन्म लिया है, ये आपके बुजुर्गों की ज़मीन है, आपका हक बनता है। ये सब आइडियाज़ थे जो जिन्होंने लोगों के अंदर एक सेंस डेवलप किया कलेक्टिव आइडेंटिटी का। क्योंकि अगर एक गांव है तो वहाँ पे एक पर्सन तो रह नहीं रहा होगा, तो सबका स्पेस होता है। तो अगर ये बताया जाए ना कि ये आपकी ज़मीन है ना, तो पूरा गांव इकट्ठा हो जाएगा। अगर किसी एक का घर पे बात आएगी, कोई नहीं आएगा, वो बोलेगा कि ये इस गाँव कहीं जाने वाला है। तो एज अ होल लोग फील कर पाते हैं कि नहीं, लोग आपस का सब भूल के एज अ होल लेके आते हैं, क्योंकि यार अपने आप को सबको बचाना है फिर, और थोड़ा थोड़ा मिलके फिर सब हो जाता है। ठीक है। तो जब ये हुआ फ्रेंच रेवोल्यूशन में, तो बहुत से चेंजेस हुए। तो उसके बहुत से चेंजेस हुए जो अभी आप देखोगे, द न्यू फ्लैग, फ्रेंच फ्लैग, द ट्राइकलर, एक नया तिरंगा बनाया गया जिसमें 3 रंग होते हैं। आपने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो आप शायद आगे देखोगे। और जो वहाँ के स्टेट्स जनरल थे,
अब वो क्या होता था, पहले ऐसा नहीं होता था, लोगों को राइट नहीं था वोट का। फिर क्या होता, उसके बाद लोगों को राइट मिला। अब वो जो स्टेट जनरल थे वो इलेक्ट किए जाते थे लोगों के द्वारा। और जैसे हमारे ये है इंडिया पे एक असेंबली है, उसे क्या कहते हैं, जो मतलब देश की सबसे बड़ी असेंबली जहाँ पे एमपी एमएलए बैठते हैं, डिस्कशन होते हैं, बिल पास होते, क्या होता है, पार्लियामेंट। ऐसे ही वहाँ पे स्टेट जनरल था, वो इलेक्ट किया जाता था, उसका जो नाम था वो था नेशनल असेंबली। और जैसे इसी के साथ जैसे हमारा अब देश आज़ाद हुआ तो बहुत से जैसे राष्ट्रगान बना, वंदे मातरम हुआ, राष्ट्रगीत, ये सब चीज़ें बनी। तो ऐसे ही जब वहाँ पे हुआ तो यहाँ वहाँ पे भी ऐसी बहुत सी चीज़ें, जैसे नए नए राष्ट्रगान बने, और हमारे वंदे मातरम भी जैसा वहाँ पे एक बना, राष्ट्रगीत बने गए, ताकि लोगों को एक सेंस से, कलेक्टिव आइडेंटिटी के सेंस से जोड़े रखें। और कह रहा, और जो सेंट्रलाइज सिस्टम था, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, वो रखा गया, एंड इट फॉर्मुलेटेड यूनिफॉर्म लॉस फॉर ऑल सिटीजन्स विद इन स्टेट। और इस बार क्या हुआ, जो वहाँ पे जितने सिटीजन्स हुए थे उन सबको राइट्स प्रोवाइड किए गए, जो ह्यूमन राइट्स दिए जाने चाहिए वो उनके पास थे। और जो इंटरनल कस्टम्स ड्यूटीज़ एंड ड्यूज़ उनको भी हटाया गया, और स्टैंडर्ड वेस एंड मेजर्स का सिस्टम अडॉप्ट किया गया वहाँ पे। जैसे रीजनल डायलेक्ट्स, तो यहाँ पे जो डायलेक्ट का मतलब होता है बोली होता है, जैसे तरीका। जैसे आप किसी स्टेट पे हो, वहाँ पे आप डिफरेंट डिफरेंट अगर स्टेट्स की जगह पे जाओगे ना, तो वहाँ पे बोलने का तरीका अलग होता है, तो वही डायलेक्ट्स होता है। तो क्या हुआ, इसी के साथ ये भी हुआ कि वहाँ की जो डायलेक्ट्स थी वो भी डिस्करेज की गई, और फ्रेंच एज अ नेशनल लैंग्वेज एक्सेप्ट किया गया। और लेकिन ये सब होने के बावजूद ये जो डायलेक्ट का सीन था ये सिर्फ था पेरिस तक का था, वहीं पे सिर्फ फ्रेंच बोली गई, और बाकी डायलेक्ट तो जो बोल जाती, पर जो एक्चुअल में जो फ्रेंच जब नेशनल लैंग्वेज हुई तो वो पेरिस में ही लिखी और बोली जाती थी, और वो इस नेशन की कॉमन लैंग्वेज बन गई एज बीइंग अ नेशनल लैंग्वेज। तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्या थे, अब देख लेते हैं। द रिवॉल्यूशनरीज फर्दर डिक्लेयर दैट इट वाज द मिशन एंड द डेस्टिनी ऑफ द फ्रेंच नेशन टू लिबरेट द पीपल ऑफ यूरोप फ्रॉम डिस्पोटिज्म। कह रहा था कि जो फ्रेंच, जो ये एक्चुअली जब हमने पहले देखा है कि नेशनलिज्म की शुरुआत कहाँ से हुई, फ्रांस से हुई। तो जो रिवोल्यूशनरीज थे, ऐसा नहीं था कि जो लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे थे वो सिर्फ फ्रांस में थे। यूरोप के बहुत से पार्ट्स में यही प्रॉब्लम चल रही थी, लोगों को बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा था, जाने किंग के रूल में जाने की इतनी यातनाएं झेलनी पड़ती होंगी। तो जब फ्रांस में ऐसा हुआ, ऐसे चेंजेस हुए, तो लगा सबसे पहले फ्रांस में हुआ, तो जो रिवोल्यूशनरीज थे उन्होंने बताया कि ये डेस्टिनी है, मिशन है फ्रेंच नेशन का, कि जो लिबरेट, मीनिंग लिबर से जब जनरेट होता है, लिबर था फ्री, टू फ्री द पीपल्स ऑफ यूरोप फ्रॉम डिस्पोटिज्म। तो बताते हैं कि ये उसकी डेस्टिनी है फ्रेंच नेशन की, ताकि वो डेस्टिनी फ्रेंच नेशन की कि वो यूरोप के सारे लोग हैं उसको हताशे से भरे जीवन से उभारें, और जो उनका बुरा समय है उससे बाहर निकालें। और जो दूसरे अदर यूरोप में जो नेशंस हैं उनको भी नेशन स्टेट्स बनने में सपोर्ट प्रोवाइड हो, और वो आगे चल के इसके लिए स्ट्रगल करें और खुद को एज अ नेशन स्टेट डिक्लेयर करें। हाँ, तो जैसे ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ यूरोप में, इसने बहुत इम्पैक्ट डाला, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डाला। जब इम्पैक्ट डाला तो लोगों को लगा कि हाँ, फ्रेंच रिवॉल्यूशन में कुछ तो खास बात थी, क्योंकि इसने बहुत ज़्यादा रिवोल्यूशनराइज कर दिया था पूरे फ्रांस में, पूरे यूरोप में, क्योंकि इसमें जो चेंजेस हुए ना वो लोगों को बहुत पसंद आए। लोगों की लाइफ स्टाइल सुधरी, बहुत से लोगों का जो जैसा भी था किंग के अंडर पे, मतलब उन्होंने बहुत बेटर वर्जन पे चले गए। तो जैसे ही ये हुआ ना, तो फिर जकोबिन्स क्लब का नाम सुना होगा, ये फॉर्म हुआ, ठीक है। और इसे हम पढ़ेंगे कैसे क्या हुआ। तो जकोबिन्स क्लब फॉर्म हुआ, उसके बाद फ्रेंच आर्मीज विच मूव्ड इनटू हॉलैंड, बेल्जियम एंड स्विट्जरलैंड and much of Italy in 1970s. Outbreak of revolutionary wars and French armies began to get the idea of nationalism abroad.
तो कह रहा है इसी के साथ जब फ्रांस में ये हुआ ना, तो फ्रांस की जो आर्मीज थी वो दूसरे दूसरे नेशंस पे गई, लाइक हॉलैंड, स्विट्जरलैंड, बेल्जियम एंड इटली इन 1970s। और जो वॉर्स हुए ना, उसने ये इंडिकेशन दिया कि फ्रांस तो खुद में पहले से नेशन स्टेट तो था ही, अब जब वो खुद जा रहा है दूसरे नेशंस में और वहाँ पे जो मोनार्की उन्हें डिस्ट्रॉय कर रहा है, तो उनको लगा कि जो फ्रेंच आर्मी है, वो अपने साथ एक नेशनलिज्म का आइडिया लेके जा रही है, और जहाँ जा रही है नेशनलिज्म इस्टेब्लिश कर रही है, और उस नेशन को नेशन स्टेट बनने में पूरा सपोर्ट और पूरी अपनी स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रही हैं। हाँ, और नेपोलियन नेपोलियन के बारे में पढ़ेंगे, नेपोलियन और उसका रूल। हाँ, तो एक्चुअली जो नेपोलियन था, वो उसने भी जब फ्रांस वह पूरा आज़ाद हुआ, तो उसका नेपोलियन का एंट्री हुआ फ्रांस में। तो एंट्री ऐसा हुआ कि उसने पहले जब एंट्री की तो उसने सब कुछ चेंज कर डाला। उसने बहुत से रिफॉर्म्स किए, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं कि उसने ऐसा तो नहीं कि उस डेमोक्रेसी बचा रखी है, उसने एंट्री की, रिफॉर्म्स किए, और जो लोग जी रहे थे बहुत अच्छी ज़िंदगी, तो उन्होंने पूरा हटा दिया क्या डेमोक्रेसी का सीन। बट उसने बहुत से ऐसे बदलाव किए जिससे लोगों को बहुत पसंद आए। तो वो बदलाव क्या थे, अभी हम देखेंगे। हाँ, उसने बदलाव किए, और जिस कोड के अंदर किए उसे कहते हैं सिविल कोड ऑफ 1804, और उसको नेपोलियनिक कोड भी कहते हैं। नेपोलियनिक कोड इसलिए कहते हैं क्योंकि उसने नेपोलियन ने इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। तो उसने क्या किया, जो किंग के रूल पे या फिर उस टाइम पे क्या था कि लोगों को ना, जैसे कोई फैमिली है, उस फैमिली के अगर पेरेंट्स हैं, गार्जियंस है, कुछ कर रहे हैं ना, तो वो अब वो सारी फैसिलिटीज़ जो भी उसके प्रिविलेजेस होंगे उसके आगे वाली जनरेशन्स को मिलेंगे। तो इस चीज़ को उसने पूरा अबॉलिश कर दिया, हटा दिया। और उसने जैसे इक्वलिटी बिफोर लॉ इस्टेब्लिश करी, सिक्योर्ड द राइट ऑफ प्रॉपर्टी, मतलब इंसान की प्रॉपर्टी का जो राइट है वो आया। उसने एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स को सिंप्लीफाई किया। फ्यूडल सिस्टम क्या होता है, फ्यूडल सिस्टम ये होता है कि जैसे बॉन्डेड लेबर, जैसे आप ले आओ, वो हमारे खेतों पे काम कर रहे हैं, उनकी खाने पीने का ध्यान दे दो, मतलब उसको बांध के रखो, वो काम करेगा, उसके बदले में आप थोड़ा बहुत उसको दे दो, पर उसको करना ही है। और उसने और ये जो सर्फडम का सीन है, सर्फडम का सीन ये होता है कि जैसे कि कोई है लैंडलॉर्ड, उसके आप फ्री ऑफ कॉस्ट काम करोगे, आपको कुछ नहीं मिलेगा, ये तो सर्फडम। तो पीजेंट्स, उसने उसको फ्री कर दिया, और जो मैनोरियल ड्यूज थे वो भी। तो इन टाउन्स टू गिल्ड रिस्ट्रिक्शन हटा दिए थे। ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन बहुत अच्छे हो गए थे उसके टाइम पे। एंड और उस टाइम पे जो पीजन्स थे, आर्टिसंस थे, वर्कर्स एंड न्यू बिजनेस, उन्होंने फ्रीडम को बहुत अच्छे से इंजॉय किया, उन्हें लगा कि इनके बहुत फेवर पे है। बट था तो वो एक इन्वेडर ही। तो भी देखते हैं। तो द रिएक्शन ऑफ लोकल पॉपुलेशंस टू फ्रेंच रूल वर मिक्स्ड। एक्सप्लेनेशन है इसका, था इनिशियली इन मैनी प्लेसेस सच एज होलैंड एंड स्विट्जरलैंड एज वेल एज इन सर्टेन सिटीज लाइक ब्रुसेल्स, मेंज, मिलान एंड वॉशा, द फ्रेंच आर्मीज वर वेलकम्ड एज हार्बिंगर्स ऑफ लिबर्टी। हार्बिंगर्स का मतलब होता है जब कोई आता है तो कुछ लेके आता है, तो उसको क्या है, हार्बिंगर्स ऑफ लिबर्टी का मतलब वो जहाँ जाते हैं अपने साथ एक वो लेके आते हैं कि आएगा तो आज़ाद कर देगा, हमें फ्रीडम दिला देगा, लिबर्टी दिला देगा। इसलिए फ्रेंच आर्मीज को तो जो नाम दिया गया वहाँ के लोगों ने, वो दिया हार्बिंगर्स ऑफ लिबर्टी। बट तो आप ये बहुत अच्छा, ये इसे आप नोट करिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, हार्बिंगर ऑफ लिबर्टी। तो तो जैसा मैंने बोला है कि एज वो एक इन्वेटर था, भले ही उसने चेंजेस किए हों, कुछ लोगों के फेवर में किए हों, बट था तो वो राजा है, उसका भी एक सेंस होगा कि यार मुझे भी अपनी टेरिटरी बढ़ानी है। तो यही चीज़ आगे निकल के आती है जो बाद में लोगों को समझ में आती है, तो आप देखेंगे। बट द इनिशियल enthusiasm soon turned to hostility as it became clear that the new administrative arrangement did not go in hand with the political freedom। तो अभी आप देखेंगे, तो एज अ जब वो राजा था
तो वो सोचता है कि जब प्रिजनर ने सोचा कि यार अब ये नहीं चला, तो ये कैसे उसके दिमाग में आया कि ये नहीं कर रहा है फेवर में। तो एज बीइंग अ किंग नेपोलियन, तो उसको लगा कि यार इफ ही वांट्स टू कॉन्कर द अदर टेरिटरी, देन ही नीडेड, क्या जरूरत पड़ेगी उसको एज अ, जैसे अपनी आर्मी है तो उसको क्या रिक्वायरमेंट होती है, आप समझो। सबसे पहली बात तो पैसे ही, अगर कहीं पे वॉर चल रहा है तो पैसे की ज़रूरत तो होती है फर्स्ट में, फिर मैन पावर, सोल्जर्स। तो ये सब चीज़ें कैसे आई? तो देखिए फिर ये लोगों को कब लगा कि ये अब हैंड हैंड नहीं जा रही है और कब हमारे लिए अच्छी नहीं है, जब क्या हुआ, जब वहाँ का टैक्सेशन इंक्रीज हुआ। सेंसरशिप मतलब कि आप उसके खिलाफ कुछ बोल नहीं सकते, लिख नहीं सकते। एंड फोर्स टू कंस्क्रिप्शन इनटू द फ्रेंच आर्मी इज रिक्वायर्ड टू कॉन्कर द रेस्ट ऑफ यूरोप। तो फ्रेंच आर्मी में आपका फोर्स्ड रिक्रूटमेंट होता था वहाँ के लोगों का, ताकि उसकी आर्मी स्ट्रेंथ बढ़े और जिससे वो अपने आगे जो फर्दर ड्रीम्स हैं उन्हें कैरी आउट कर सके। मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म, नो नेशन स्टेट्स। What we know today are Germany, Italy, and Switzerland were divided into kingdoms, duchies, and cantons, whose rulers had their autonomous territories. मतलब ये था कि जैसे बाद में एक जर्मनी एज अ होल आया, एक नेशन स्टेट, इटली एज अ नेशन स्टेट आया। इससे पहले वो बहुत बहुत छोटी छोटी टेरिटरीज में डिवाइड थे, जहाँ के उनके खुद के रूलर्स थे जो वहाँ पे अपना रूल करते थे। जैसे एक था हैब्सबर्ग एम्पायर। हैब्सबर्ग एम्पायर काफ़ी बड़ा एम्पायर था, जिसने ऑस्ट्रिया और हंगरी जैसे नेशंस पे राज किया हुआ था। और वो एक बहुत से छोटे छोटे कलेक्टिव टेरिटरीज, स्मॉल रीजन्स के ऊपर मिलके ये हैब्सबर्ग बना था। ठीक है, जैसे एल्पाइन रीजन्स, द टायरोल, ऑस्ट्रिया एंड द सुडेटनलैंड एज वेल एज बोहेमिया, वर द अरिस्टोक्रेसी वॉज प्रीडोमिनेंटली जर्मन स्पीकिंग। मतलब यहाँ पे जो लोग थे जो रहते थे, इन सब में जो प्रीडोमिनेंसी थी वो थी जर्मन स्पीकिंग की। वेर द अरिस्टोक्रेसी का मतलब ये होता है कि जैसे कि वहाँ के जो लीडिंग चीज़ें, लीडिंग पीपल प्रीडोमिनेंटली वो थे जर्मन स्पीकिंग थे। इट वॉज ऑल्सो concluded the Italian speaking provinces of Lombardy and Venetia. In Hungary, half of the population spoke Magyar, while the other half spoke a variety of dialects. In Galicia, the aristocracy spoke Polish. Besides these three dominant groups, there also lived within the boundaries of empire a mass of subject peasant peoples. वहाँ पे बहुत से पीजेंट का मतलब होता है वहाँ पे जैसे लेबर काइंड ऑफ पीपल, पीजेंट जो मजदूर दिहाड़ी करते थे, वही लोग। हाँ, तो अब हम समझेंगे अरिस्टोक्रेसी एंड द मिडिल क्लास, इसके बारे में भी हम बहुत अच्छे से समझेंगे। तो एक्चुअली में अरिस्टोक्रेसी क्या थी, आप क्या समझते हैं अरिस्टोक्रेसी? अरिस्टोक्रेसी सोसाइटी का वो सेक्शन ऑफ पीपल था जो बहुत रिच था। बहुत रिच होने से मतलब है वो बहुत इन्फ्लुएंशियल था, पॉलिटिकल कनेक्शंस अच्छे थे, पॉलिटिकली स्ट्रांग था। और ये सब यूनाइट होते थे, कैसे होते थे? इनकी जो मैरिजेस होती थी, जो ये एक कलेक्टिव जो मैरिजेस होती थी इनकी एज अ कलेक्टिव फैमिली, क्या होता था, जैसे ये आज की जैसे आपस में होती थी, इनके जो बने होते थे रिलेशंस, वो तो मैरिज टाइज से होती थी। और दूसरा रीज़न था इनका वे ऑफ लिविंग, वो बहुत सेम हुआ करता था। और जो न्यू मिडिल क्लास, ये वो क्लास था जो पहले एग्जिस्ट नहीं करता था। न्यू से आप समझ रहे होंगे, ये तब आया जब यहाँ पे जब फ्रांस में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ, उसके बाद ये मिडिल क्लास आई। और मिडिल क्लास बनी, जैसे मिडिल क्लास क्या इंक्लूड करता था, बिजनेसमैन, प्रोफेसर्स, ऐसे लोग इस पे मिडिल क्लास में आते थे। जैसे पहले क्या था, पहले लोग रिच पुअर दिस, बस इतना था। अब ये बीच में तीसरा आ गया, ये पढ़े लिखे थे द मिडिल क्लास, पर वहाँ पे पीजेंट्स पुअर वो पढ़े लिखे नहीं थे। पढ़े लिखे थे क्यों? क्योंकि इनके पास थोड़ा सा पैसा आ गया था, इसलिए इन्होंने पढ़ा हुआ था। तो जैसे देखें, द रिच लैंडेड अरिस्टोक्रेसी, द सोशली एंड politically a dominant class on the continent,
और ये कैसी एरिस्टोक्रेटिक क्लास थी, तो यूनाइटेड बाय अ कॉमन वे ऑफ लाइफ दैट कट अक्रॉस रीजनल डिविजन्स, दे ओन्ड स्टेट्स इन द कंट्री साइड एंड ऑल्सो टाउन हाउसेज, दे स्पोक फ्रेंच फॉर द पर्पजेज ऑफ डिप्लोमेसी एंड इन हाई सोसाइटी। मतलब उस टाइम पे ये कंसिडर किया जाता था कि जो फ्रेंच बोलता था ना वो डिप्लोमेसी का प्रूफ होता था, मतलब कि वो हाई क्लास पीपल, ओनली हाई क्लास पीपल स्पीक फ्रेंच, ये सीन था वहाँ पे। बट ये जो था ना अरिस्टोक्रेसी, स्मॉल ग्रुप, ये बहुत ही छोटा ग्रुप था, मतलब इतना मेजॉरिटी पे नहीं था। मेजॉरिटी पे तो वही था जो मेहनत करते थे, पीजेंट्स थे, आर्टिसंस थे, ये लोग हमेशा मेजॉरिटी पे थे। ये देखिए, द मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन वाज मेड अप ऑफ द पीजेंट्री टू द वेस्ट। ये लोग बहुत गरीब होते थे, ये लोग काम किया करते थे उन्हीं के जैसे लैंडलॉर्ड्स के फार्म्स में, और इनका ऐसा कुछ सीन नहीं था, ना ही इनके पास ऐसे कुछ राइट्स होते थे, बस ये करते थे लाइक bonded laborers. To the west, the bulk of the land was found by the tenants and small owners, while in eastern and central Europe, the pattern of the landholding was characterized by vast estates which were cultivated by serfs. तो जो न्यू मिडिल क्लास थी वो कैसे आई अभी हम जानेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि जब ये न्यू मिडिल क्लास कैसे आई, ये आई इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद, जब टाउन्स का एग्जिस्टेंस आया, इमरजेंस ऑफ द कमर्शियल क्लासेस, ठीक है, तब जाके मिडिल क्लास उभरी। और जब जब ये पढ़े लिखे लोग थे, तो आप समझ सकते हो, जब पढ़े लिखे लोग आते तो वो फिर खुद का सोचते हैं, तो खुद के नए आइडियाज़ निकलते हैं। वो सोचते हैं नहीं इसको ऐसा होना चाहिए, इसको ऐसा होना चाहिए। तो अभी हम आपको बताएंगे कैसा होना चाहिए, वो क्या सोचते थे। तो जो मिडिल क्लास जो इंक्लूड करती थी वो क्या करती थी, वो होते थे इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन एंड प्रोफेशनल्स, ठीक है। इट वाज जब वो अब पढ़े लिखे लोग हो जाते हैं ना, तो वो फिर क्या होता है ना, वो ये एक्सेप्ट नहीं करते कि दे आर वर्किंग अंडर सम पीपल दैट यू आर नॉट सपोज टू बी। तो ऐसा सोचते थे कि यार हम क्यों करें। तो क्या था, इट वॉज अमंग द एजुकेटेड लिबरल मिडिल क्लासेस दैट आइडियाज ऑफ नेशनल यूनिटी फॉलोइंग द अबोलिशन ऑफ एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेजेस गेंड पॉपुलैरिटी। तो जब वो आए ना, तो एबोलिशन ऑफ एरिस्टोक्रेटी, अरे जब कोई, अभी आप देखते हो न्यूज़ में कोई बड़ा सेलिब्रिटी या बहुत ही वेल्दी पीपल का कुछ फंसता है सीबीआई रेड, तो कितनी जल्दी पॉपुलर होता है। तो ये ऐसे कुछ था कि जब उनके साथ ये जो एबोलिशन एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेजेस का हुआ, तो ये वहाँ पे बहुत पॉपुलर हुआ इस टाइम पे फ्रांस में और आसपास के रीजन्स में भी। तो अभी फ़िलहाल इस लेक्चर के लिए इतना ही। तो अब मिलते हैं आपके साथ अगले लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद। ऐसे ही पढ़ते रहें और हेल्दी रहें। तो आपसे जल्द मुलाकात होगी। तो आप ज़रूर इनके नोट्स बनाएं और गो थ्रू ज़रूर करें लेक्चर के बाद पीपीटी का, ताकि पूरा ध्यान रहे। थैंक यू।